नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, आज हम कोसली हड़के के उस्मापुर गांव में आए हुए हैं, जहां एक तरफ सरकार जैविक खेती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन कर रही है। उसी कड़ी में आज हम उस्मापुर गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं। यहां पर कुछ किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक कृषि के माध्यम से यहाँ पर लोग हैं फसलें उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ घिया की जो सब्जी है वो भी है, यहाँ पर भिंडी भी है, और यहाँ इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा गोभी भी है। ये यहाँ पर जैविक कृषि कर रहे हैं, पालक भी है, जैविक कृषि के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से कृषि कर रहे हैं और किस तरीके से कितना कुछ इनको फायदा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। साइड को कंट्रोल के लिए यहाँ पर और भी किसान खड़े हुए हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कितनी क्या कुछ मात्रा में फसल हो रही है, कितना क्या कुछ इनको बेनिफिट है, किस तरीके से लोगों को जागरूक करें। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? विक्रम है। तो कितने साल से आप ये कृषि कर रहे हो? जैविक अभी शुरू किया है। आपने अब की बारी किया है? कहाँ से आपको ये पता लगा कि मैं जैविक कृषि करता हूँ? किसका मार्गदर्शन, किसका नेतृत्व? अपना भाई करता है। जी, तो क्या क्या कुछ सब्जी फल आपने उगा रखी है? सब्जी नहीं खाते बोलूंगा अभी मैं। अच्छा, तो सब्जी तो भाई ने वो रखी है जी, वो हो गया अभी। वो तो ये दवाइयाँ हैं, ये यूज कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो यहाँ पर और कुछ काम में है, ये देखिए जो ये है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये जो दवाइयाँ हैं ये वो यूज कर रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ सरकार और केंद्र सरकार जहाँ कीटनाशक और रासायनिक जो उत्पाद है, खाद है, उनको प्रयोग में कम करने के लिए सरकार बार बार लोगों को बता रही है। विज्ञापनों और समाचार चैनलों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रही है। गाँव के और भी किसान, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। तो ताऊ जी, क्या कुछ कहना है आपका जो जैविक कृषि है इसके बारे में? खान में बड़ी स्वादिष्ट है और आधा गुण तो पीछे भी लगेगा, पर पूरा तो सब्जी लेनी है गाँव का है बहुत ज्यादा आ जाए जी। और जो भी खा से बढ़िया है, जहर से तो यो बढ़िया जी, जहर से बढ़िया है। तो जी, ये बताते हैं जब जैविक कृषि से लोग फसल करते हैं तो वो बताते हैं कि उसमें फसल की मात्रा कम होती है, जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं उसमें अधिक होती है। इसके बारे में बताइएगा। वो तो फिर वही बात है कि वो कीटनाशक दवाई छिड़केगा तो वह सब्जी में भी आऊंगा, तो सब्जी में आऊंगा तो सब्जी स्वादिष्ट, और उसी कारण बीमारियां बढ़ रही है, जैसे कैंसर हो गई या दिमागी हो गई या अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है। जी, हमारा तो जो ले जैसे वो नू कहते वे बहुत बढ़िया सब्जी जी, खाने में भी पकने में भी तावड़ी सब चीज बढ़िया होता। तो ताऊ जी, इसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट आता है? शुरुआती साल तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं है जी, पर ऊँचा की फसल देख लो बहुत जबरदस्त। शुरुआत में प्रॉफिट नहीं है, परंतु धीरे धीरे अगर लगातार करते रहेंगे तो प्रॉफिट है इसमें। हमने कोई कीटनाशक, कोई खाद, कहीं किस्म की कोई चीज प्रयोग नहीं करी, पर फिर भी हमारी फसल बहुत अच्छी है जी। उन तक भी अच्छी फसल। तो भाऊ जी, आपने फसल जो जैविक खेती शुरू की है, ये आपने कब से शुरू की है? ये पिछले साल, पिछले वर्ष से किए। तो आपको कैसे पता लगा, कहाँ से जानकारी मिली कि जैविक खेती करनी चाहिए? पहले अशोक से भाई साहब अंत संपर्क होगा तो। अच्छा जी, तो इनने करवाया। ठीक है जी। नमस्कार, क्या नाम है? संजीव यादव। सर, कहाँ तक अगर हम आपकी पढ़ाई की बातचीत करते हैं तो कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है? मैं बेसिकली ग्रेजुएट हूँ जी, और बाद में मैं प्राइवेट कंपनियों में जॉब करता था। एमएनसी के थ्रू मैं बाहर भी गया हूँ, काफ़ी कंट्रियों में घुमा हुआ हूँ, और वहाँ से भी थोड़ी सी जैसे हम पढ़ते थे या कोई न्यूज़ देखते थे जैविक के बारे में या बिल्कुल ही खाद रहित के बारे में पढ़ते थे, थोड़ा सुन के भी अच्छा लगता था कि वो काम करना चाहिए। तो आप अच्छी नौकरी कर रहे थे कि किस तरह आपका रुझान हुआ इस तरह जैविक खेती तरजीह है? एक्चुअली में हमारे प्रोजेक्ट थे वो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद में यहाँ पे इंडिया में सेटल हो गए। तो धीरे धीरे इनके बारे में स्टडी की, खेती के बारे में, और हमारे फादर साहब है वो हमेशा से करते रहे हैं जी। तो धीरे धीरे इसके बारे में देखा क्या करना चाहिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ही इनमें देख रहे थे जी। तो पिछले साल हमने थोड़ी सी गाजर बोई थी 2 किलो में जी, लेकिन वो जैविक नहीं थी। लेकिन उसमें बाद में जब भाई साहब से हमारे एफपीओ के माध्यम से जो बहरमपुर में है एग्री ब्लास्ट करके, तो उसके भाई से टच हुआ तो उन्होंने जैविक खेती के बारे में पूरी नॉलेज दी हमें। वो उसके बाद में हमने ये शुरू किया जैविक खेती। आपने जो पिछले वर्ष जैविक खेती की थी तो कितने किलो में आपने शुरुआत की थी? मैंने 2 किलो में शुरुआत करी। आपने 2 किलो में शुरुआत की थी, तो 2 किलो में आपने कितना बेनिफिट उस वर्ष उठाया है पिछले वर्ष?
पिछले साल हमें अगर एक्चुअल में पूछा जाए तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जी और फर्स्ट टाइम था। उसके बाद में हमें धीरे धीरे, जैसे गर्मियों के टाइम में 2-3 बारिश हो गई थी, जी तो उससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये है कि जब फर्स्ट ईयर होती है इसमें तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ये सोच लो आप। जी। लेकिन धीरे धीरे जब आप जैविक खेती करो तो धरती की जो उर्वरकता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो बेनिफिट आने शुरू हो जाते हैं। तो अब की बार आपने कितने किलो में जैविक खेती की है और क्या क्या आपने उनमें फसल उगाई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अभी हमने 7 किले तैयार कर दिए हैं। जी ठीक है, उसमें हमने अभी घिया बो दी है, भिंडी बो दी है, गोभी बो दी है, उधर पालक बो दिया 1 किले में। जी इधर हम प्याज लगाएंगे 1 किले में, अभी खाली है, कल इनका प्लान है। जी। उसके बाद में 1 किले में उधर मूली लगाएंगे, जैविक है, और 2 किलो में गाजर बो दी है जैविक बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न दर्शकों का भी आपके सामने आएगा, हमारा भी आपसे है कि आपने इतनी अच्छी खासी पढ़ाई की है, आप अनेक देशों की यात्रा भी की है, अनेक देशों में घूमे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने जुड़ के जॉब भी की है, तो आपने यहाँ इंडिया में वापसी के बाद बताया कि मैंने जैविक खेती शुरू की, तो इंडिया में वापस आने के बाद आपने किसी नौकरी की तरफ आपका रुझान क्यों नहीं गया, आपका जैविक खेती की तरफ ही रुझान क्यों गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में अभी नौकरी का तो ये लगा लो, प्राइवेट कंपनी में अभी नौकरी है ही नहीं जी। और करवाते तो हैं तो दूसरे तरीके से ही होती है, पॉलिटिक्स बाजी होती है, थोड़ा सा पे स्केल भी कम ही होता है, तो एक्सपेंसिव ज़्यादा ही होते हैं आजकल। हमारा गांव है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है जी मेट्रो सिटी से ज़्यादा दूर है, और हमें अगर प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी करें तो एक्सपेंसिव जो है ट्रांसपोर्ट के वो ज़्यादा लग जाते हैं। तो इसलिए क्यों ना गांव में कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि यहीं से कुछ आमदनी शुरू हो जाए, लोगों को जोड़ा जाए। तो उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया, जैसे अपना ये होता है क्या बोलते हैं उसको, एडिट कर देना, मशरूम के बारे में भी रिसर्च किया था, लेकिन वो गांव में इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो 3-4 महीने की खेती होती है जी। उसमें टेम्परेचर मेंटेन बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको छोड़ के फिर भाई साहब हमारे गांव के पड़ोस में एक FPO है, उसमें जुड़े हम, और उन्होंने जैविक खेती के लिए उत्साहित किया और हमने अभी ये शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे जैसे अभी सब्जियों में है, अभी हमारे पास 8-10 किले और है, तो धीरे धीरे उनको भी बढ़ाएंगे जैविक खेती के बारे में। तो जिस प्रकार से संजीव जी आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई, और भारत सरकार भी बार बार अनेक विज्ञापनों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि जैविक खेती करें, लेकिन किसानों का ध्यान जैविक खेती की तरफ नहीं है। भारत सरकार अभी पूरे देश में 10,000 FPO सेंटर भी बना रही है, तो उसके तहत वो किसानों को सिखाने का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आपने भी सीखा। तो आप जो किसान इस जैविक खेती से अभी बहुत वंचित हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली में हम संदेश तो ये भाई, जो भी हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक जहर होता है जी। जब हम अभी जैसे हमने स्टडी करी इसकी जैविक के बारे में, तो हम जैसे अगर पेस्टिसाइड एक बार भी यूज कर दे तो 7 दिन सब्जी आप खा ही नहीं सकते, उसको खिला ही नहीं सकते एक्चुअली में जी। तो वो तो निकाल के फेंकनी होती है, आप पशुओं को भी नहीं खिला, इतना जहर होता है। लेकिन हमारे देश में उन चीज़ों की यूज नहीं करके सिर्फ प्रॉफिट की तरफ लोग बाग ध्यान दे रहे हैं, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो धीरे धीरे हम लोगों को एजुकेट करेंगे, जोड़ रहे हैं अभी धीरे धीरे लोगों को, और उनके फायदे भी है। अभी हमारी ये जो सब्जी है ये 4-5 दिन तो आप ऐसे रख लो, कभी खराब नहीं हो, क्योंकि इसमें जहर डाला ही नहीं है बिल्कुल भी। जो दूसरी सब्जी है तो दूसरे दिन वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, और उनका टेस्ट भी बिल्कुल टेस्टलेस ही होता है। अब इनको खा के देखो और इनको कच्चे खा सकते हो आप, उनको कच्चा नहीं खा सकते हम, उनमें पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज करते हैं। तो संजीव जी, जिस प्रकार आपने बताया कि आपके यहाँ निकटतक गांव में FPO सेंटर बना हुआ है, तो क्या उससे किसानों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूल रूप से मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? क्या आपकी और उनसे भावना है कि भाई हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए? क्या आपकी मांग है FPO सेंटर से? तो आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। FPO सेंटर से तो मेनली यही है, जो भी बेनिफिट आए गवर्नमेंट की तरफ से, जो जैविक खेती कर रहे हैं उनके कुछ या फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कुछ अलग से सब्सिडी का कुछ प्रावधान होना चाहिए, जैसे क्योंकि किसानों को लाभ होता नहीं है उसमें जी। फर्स्ट और सेकंड ईयर में। उसके बाद में हमें सर्टिफिकेट
इजीली मिलनी चाहिए। जो टेस्टिंग वेस्टिंग होती है मिट्टी की वो आसानी से होनी चाहिए। जो यंत्र मिलते हैं जी। एफपीओ के माध्यम से वो हमें मिलने चाहिए। काफ़ी एफपीओ में यही प्रॉब्लम होता है। हम ये अपना रेवाड़ी जो हेड ऑफिस है एग्रीकल्चर का, वहाँ जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनता ही नहीं है। एफपीओ सिर्फ एक सेंटर हो गया। एफपीओ हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट देगा, हमें गाइडलाइंस देगा, हमारे साथ चला जाएगा। लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चर विभाग है उनको भी सोचना चाहिए। उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वो इजीली बताते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। जी। अभी जैसे पिछले साल मैंने बम्बू स्टार्टिंग की थी रिया के लिए उधर वाले खेत में, उनकी सब्सिडी अभी तक भी नहीं है, जबकि आनी चाहिए मार्च में। अभी फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, पता ही नहीं है। जाते हैं तो बात ही नहीं करते हैं। ठीक है संजीव जी। व्यक्ति से हमने ग्रामीणों से और यहाँ संजीव जी से हमने आपकी बातचीत कराई कि अच्छी खासी पढ़ाई होने के बाद भी, अच्छी जॉब होने के बाद भी किस तरीके से उनका जैविक खेती की तरफ रुझान है, जैविक खेती वो कर रहे हैं और आसपास के जो ग्रामीण हैं, गांव के लोग हैं, उनको भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जैविक खेती के फायदे वो है बता रहे हैं। एक यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो सब्सिडी आनी थी वो अभी तक सब्सिडी नहीं आई है। बता रहे हैं कि अधिकारी समय समय पे टाल मटोल कर रहे हैं। मार्च में जो सब्सिडी आनी थी वो अभी तक नहीं आई है। जहाँ संजीव जी है लोगों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो जैविक खेती की जो सब्सिडी है किसानों की वो उनके खाते में जल्द से जल्द डाले, जिससे लोग हैं वो और भी जागरूक हों और जैविक खेती करने लगे। जैविक खेती उस्मापुर गांव के अंदर गए हुए थे, वहां पर कुछ किसानों से हमने बातचीत की जो जैविक कृषि कर रहे हैं। हमने उनकी बातचीत आपसे भी करवाई थी। उन्होंने हमें बताया कि बैरमपुर गाँव के अंदर एक एफपीओ सेंटर है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर कौन है, हम उनसे भी एक बार आपकी बातचीत करवाते हैं। हम चलते हैं ऑफिस के अंदर, चलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कौन है, उसकी हमें एक बार बातचीत करवाते हैं। ये देखिए ऑफिस के बाहर हम खड़े हुए हैं। एग्रीब्लास्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बैरमपुर जिला रेवाड़ी, देख सकते हो यहाँ पर हम आए हुए हैं और ऑफिस के अंदर चलते हैं। हम ऑफिस के अंदर चलकर आपकी बातचीत करवाएंगे। ऑफिस के अंदर हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी है वो भी बना रखी है, किसान भी है यहाँ पर। हम इनसे भी अगर इस बारे में बातचीत करेंगे। फिर जो यहाँ एक अधिकारी है हम उनसे भी इस विषय में बातचीत करेंगे। पहले हम अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? भाई साहब अशोक कुमार नाम है जी। और गांव बैरमपुर का रहने वाला हूँ। ऑर्गेनिक ट्रेनर का हूँ और यहाँ पर एफपीओ का डायरेक्टर भी हूँ। जी हाँ जी। तो अशोक जी, जिस प्रकार से कि यहाँ एफपीओ सेंटर चलता है, जी। तो इस सेंटर के माध्यम से कितने किसान इस क्षेत्र के सेंटर से जुड़े हुए हैं और कितने किसान इस सेंटर से जुड़ के लाभ उठा रहे हैं? देखो जो डिपार्टमेंट ने मेरे को बता रखा है कि 8 गांव इस क्लस्टर में आते हैं जो एफपीओ के अंडर में आते हैं जी। तो उस 8 के गांवों से अभी तक हमारे पास 85 किसान ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एफपीओ के माध्यम से हो चुका है जी। उन्होंने अपना शेयर भी डाला है और यहाँ से प्रत्येक फसल की प्रॉपर जानकारी किसानों को मिलती रहती है जी। तो जो सेंटर बना रखा है जी, तो ये सप्ताह में कितने दिन खुला रहता है, कितने दिन बंद रहता है? ये तो रेगुलर खुलता है, सुबह 7 बजे खुल जाता है जी और रात को 8 या 9 बजे बंद होता है जी। इस दौरान कोई भी किसान आसपास का यहाँ पर आता है और यहाँ का नोटिस बोर्ड है वो फसल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है कि कब कौन सी खाद डालनी है, कब कौन सा, अगर ऑर्गेनिक किसान है तो कब कौन सा बैक्टीरिया डालना है, कौन सी परिस्थितियों में कौन सी दवा डालनी है, वो जानकारी भी मिलती है। और कृषि से रिलेटेड यहाँ पर काफी बुक्स भी रखी हुई है जी। काफी किसान यहाँ पर उसका भी बेनिफिट उठाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान भी यहाँ से लेते हैं जी जी भाई साहब। तो यहाँ कितने किसान दिन भर में आते होंगे खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए? अगर यहाँ ऑफिस की मैं बात करूँ तो ये मेरे को ये नहीं लगता कि रोज आते हैं, कभी कभी आते हैं किसान, वो भी 1 या 2 ही आते हैं मेरे हिसाब से। अन्यथा हमारा एक प्रोसेस है कि महीने में एक बार जी। हम किसानों की एक किसान गोष्ठी करते हैं जी। यहाँ ऑफिस में नहीं होती, वो किसान के खेत में ही होती है या उनके पंचायत भवन में होती है। जैसे यहाँ पर उस्मापुर गांव में हम कई किसान गोष्ठियां कर चुके हैं, रतनथल में भी होती है, मुंदड़ा में भी होती है और अपने गांव में भी अपने यहाँ किसान हैं
विक्की भाई साहब, उनके खेत में भी काफी किसान गोष्ठियां होती रहती हैं। तो जिस प्रकार से अशोक जी हम आज पहुंचे थे उस्मापुर गांव में, जिसका अभी आपने जिक्र किया है, तो वहाँ एक किसान हैं संजीव जी, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा हैं, अभी युवावस्था में हैं, और उन्होंने जैविक खेती प्रारंभ की हुई है पिछले वर्ष से। तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि यहाँ एफपीओ सेंटर है, तो हम उनसे यहाँ जानकारी लेके आए हैं। तो उनकी कुछ मांगे थी कि एफपीओ के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से कि जो किसानों को जैविक खेती करते हैं उनको सरकार सब्सिडी देने का काम करे। तो आप एफपीओ सेंटर के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या उनकी मांग पूरी होगी? देखो, संजीव जी की जो मांग है वो जायज है, क्योंकि किसानों को एक भय लग रहा है कि भाई यदि हम ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करेंगे तो हमारी एक प्रोडक्शन कम हो जाएगी जी। हालांकि उनका वो भय ठीक भी है और गलत भी है। ठीक इसलिए है क्योंकि किसान को नॉलेज नहीं है जी, और वो बिना नॉलेज लिए यदि ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती है वो घाटे का ही काम करेगी जी। और अच्छी इसलिए है क्योंकि जो उन्नत किसान है वो एफपीओ के माध्यम से या किसी उन्नत किसान के माध्यम से या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से जब पूरी नॉलेज लेते हैं कि किस तरह से हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करनी चाहिए और उसके बाद ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो मेरे को ये नहीं लगता कि जो फसल है, जो मोस्टली जो सब्जी वाली जो फसल है या बागवानी वाली फसल है, उसमें कोई घाटे का सौदा होता है। लेकिन जो अनाज वाली फसल है उसमें ज्यादातर केस में प्रोडक्शन कम होता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब में कम होता है, लेकिन ज्यादातर में कम होता है। तो मैं भी ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को यही बताता हूं कि अगर आपने ऑर्गेनिक खेती करनी है तो पहली एक फसल पूरी जानकारी लेके आप करो कि किस तरह से फसल बोने से पहले किस तरह से जमीन को उपचारित करना है, किस तरह से बीज को उपचारित करना है और किस तरह से आपने समय से पहले फसल को ट्रीट करना है ताकि उसमें कुछ बीमारियां वगैरह ना आए। तो वो प्रोसेस जो किसान हमसे पूछता है और उसके अनुसार करता है तो उसको अच्छा बेनिफिट होता है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफपीओ के माध्यम से हम मार्केटिंग भी करवाते हैं। मान लो किसी कोई, जैसे संजीव जी का ही आपने जिक्र किया जी, तो उसने जो ऑर्गेनिक खेती की है तो हमारे पास आसपास के जो किसान हैं या उन्नत नागरिक हैं वो पूछते हैं कि भाई ऑर्गेनिक सब्जी है या अनाज है वो अवेलेबल करवा सकते हो क्या। तो हम अपने किसानों के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन की मार्केटिंग का काम भी इस तरह से करते हैं ताकि उनको मार्केटिंग में कोई दिक्कत ना आए और उसको अच्छा दाम भी मिलता है। जी भाई साहब। तो अशोक जी, इस क्षेत्र के कितने ऐसे किसान हैं जो एफपीओ सेंटरों से जुड़ के हरियाणा प्रदेश में फायदा उठा रहे हैं? अगर जानकारी है तो कृपया बताएं। देखो, ऐसा रेशो बहुत कम है। आप मुश्किल से 2% या 3% इस तरह, मैं 5 भी नहीं कहना चाहूंगा। मतलब अभी एफपीओ के बारे में किसानों को इतनी जानकारी नहीं है और गवर्नमेंट भी कर तो रही है, मतलब एफपीओ को प्रमोट तो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से प्रमोट होना चाहिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी चाहिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा है कि सपोर्ट मिल नहीं पाती। एफपीओ एक ये समझ लो कि नाम मात्र बन के रह जाता है। जो एफपीओ को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं वो अपने लेवल पे ही जो कुछ कर रहे हैं वो ही हो पाता है, अन्यथा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलने का तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि मान लो 10 एफपीओ स्टार्ट हुए मान लो अपने क्षेत्र में, तो मुश्किल से साल 2 साल के बाद मुश्किल से एक एफपीओ को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है और ये भी हो सकता है कि एक को भी ना मिले। जी। तो अशोक जी, जिस प्रकार से हम इस सेंटर के अंदर आए तो हमने सामने दीवार के ऊपर देखा कि यहाँ पे पुस्तकालय एवं संस्कार शाला नाम से एक बैनर लगाया हुआ था, तो उसका क्या इसमें वो है? उसमें सर मैं बताना चाहूंगा कि जो एफपीओ है उसमें जब स्पेस है, एफपीओ से पहले मैं यहाँ पर सामाजिक कार्य हेतु एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया था। जी। यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन से रिलेटेड बुक है। विद्यार्थी पूरे दिन में या रात में कभी भी आके
उन पुस्तकों का अध्ययन करता है। और मेरे को ये लगता है कि जिसने 3 महीने लगातार आके यहाँ पे स्टडी की है तो ज़्यादातर का रिस्पॉन्स यही होता है कि वो टेस्ट में पास हो जाता है, मतलब टेस्ट को वो क्वालिफाई कर जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की पुस्तक है। किसी बच्चे के पास मान लो पुस्तक अवेलेबल नहीं है या और विभिन्न राइटरों की पुस्तक चाहिए तो वो भी आके बैठ के यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन पुस्तकालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जैसे मैंने बताया ना, किसानों की संख्या कम ही होती है, पुस्तकालय में विद्यार्थियों की संख्या भी कम ही रहती है। मुश्किल से ये लगा लो कि 15 से 20 विद्यार्थी यहाँ पर पूरे दिन में आते हैं और उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये पुस्तकालय अवेलेबल है। और मेरा ये मानना है कि अगर 15-20 आते हैं और उसमें एक को भी बेनिफिट होता है तो पुस्तकालय की सार्थकता सिद्ध होती है। जी भाई। अशोक जी, आपने अपने गांव के लिए, आपके क्षेत्र के लिए आपने इतना सेवा भाव विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए चला रखा है, किसानों के हित के लिए आप दिन रात एफपीओ के माध्यम से लगे रहते हैं, तो इतना ये सेवा भाव आपके अंदर से कहाँ से आया, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। भाई साहब, ये तो एक तरह से लगा लो कि संगत का ही फर्क है। हम जिस संगत में रहते हैं तो उनका प्रभाव सकारात्मक रहता है, तो मन में एक भावना रहती है संघ की शाखाओं के माध्यम से, क्योंकि मैं संघ का भी पुराना स्वयंसेवक हूँ, तो मन में ये रहता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो वो समाज के लिए काम करने की प्रेरणा वहाँ से मिलती रहती है। और चाहे कितनी समाज सेवा कर ले, लेकिन फिर भी मन में ये भाव रहता है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती, मैं तुझे कुछ और भी दूं। जी वैसे विक्की जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम आज आपके गांव बहरमपुर में पहुंचे हैं। आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप रेवाड़ी जिले के एक चर्चित चेहरे हैं जैविक खेती के माध्यम से। तो आपने जैविक खेती कब से शुरू की और क्या इसके बेनिफिट हैं, तो थोड़ा सा बताइए। मेरे को 6 साल हो गए ऑर्गेनिक खेती करते हुए, और इसका मुझे बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिला है। एक तो किसान को अच्छा रेट मिल जाता है, दूसरी बात अगर इसको सही तरीके से पूरी नॉलेज लेके किसान करता है तो केमिकल से ज़्यादा पैदावार इसकी ऑर्गेनिक में आ जाती है और रेट हमें अच्छा मिल जाता है। अब मेरा गेहूँ बाजार में केमिकल वाला 2000 रुपये क्विंटल बिक गया, तो मेरा 5000 रुपये घर से सेल हो रहा है, तो इसका मेरे को डबल इनकम हो रही है, तो अच्छा फायदा मिल रहा है। दूसरा सबसे मेन चीज़ है ऑर्गेनिक खेती करने का मेरा ध्येय ये है कि भाई हम अपने परिवार को, अपने रिलेटिव को ऑर्गेनिक में वो खिलाएं, जहर ना खिलाएं। जहर खा खा के दुनिया भर की बीमारियाँ अपने देश में पैदा हो चुकी हैं, तो इसको जहर से बचाने के मेरा सबसे मेन ध्येय ये था कि जहर मुक्त अभियान हम चला रहे हैं। अपना हरियाणा को हम कोशिश ये करेंगे कि 100% ऑर्गेनिक करें, और रेवाड़ी में हम अब मैक्सिमम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। अपने रेवाड़ी में हम बहुत से किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दे के उनको ऑर्गेनिक खेती के लिए आए हैं। तो विक्की जी, आप इसमें कुछ जैविक पदार्थ डालते हैं खेती करते समय, या घर पे कुछ पदार्थ बनाते हैं, तो किस प्रकार से क्या करते हैं? सबसे मेन चीज़ ये है कि आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट अगर बाजार से किसान लेके खरीदता है ना, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है और किसान को उसमें फिर नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कॉस्टली पदार्थ डालेगा, पैदावार कम आती है। तो इसलिए किसान जब तक वेस्टेज को, अपने फसल के अवशेष को या घर के किचन वगैरह को वेस्टेज को खाद में तब्दील नहीं करेगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब जीरो कॉस्ट खेती तब होगी जब वो अपना घर का ही वेस्टेज कंपोस्ट करके खेती में डालेगा, तब उसको अच्छा फायदा भी, खेती में पैदावार भी अच्छी आएगी और उसका खर्चा भी कम होता चला जाएगा। तो विक्की जी, जो ये एफपीओ सेंटर भारत सरकार अभी पूरे देश में 10,000 एफपीओ सेंटर बना रही है, आपके गांव में भी बना हुआ है, तो क्या इन एफपीओ सेंटरों का फायदा किसानों को है या नहीं है? एफपीओ का फायदा जब है, अगर एफपीओ पूरी तरह सही एक्टिवेट काम करे, एफपीओ के मेंबर सही अपना कर्तव्य निष्ठा करते हुए जो हमें कुछ इसको कामयाब करना है। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि जो सरकार के प्रोसीजर है ना जी, वो बहुत लंबे हैं, उनको पूरा करते करते टाइम निकल जाता है, तब तक एफपीओ की वो मान्यता खत्म हो जाती है। क्योंकि सरकार एफपीओ को 3 साल तक ही मदद करती है, 3 साल में उसके मेंबर नहीं बनते, तब तक एफपीओ को मान्यता खत्म हो जाती है, तो एफपीओ कामयाब नहीं हो पाता।
ठीक है जी, धन्यवाद।